देखो हाँ, टॉपिक क्या है आज का हमारा, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड। मैं यहाँ पे ना रैंडम स्पीड को मेंशन नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ अभी ड्रिफ्ट स्पीड को मेंशन कर रहा हूँ। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो धीरे धीरे ये इस साइड पे ड्रिफ्ट होने लगते हैं। इनमें एक और जो स्पीड होती है, थर्मल स्पीड बोलते हैं हम, या फिर रैंडम स्पीड जिसको बोलते हैं, वो है। बट मैंने यहाँ पे रैंडम स्पीड को शो नहीं किया है। यहाँ पर बेटा जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये ट्रेवल करने लगते हैं। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनेगा? जैसे अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट मेजर करना है, मान लो मैंने यहां पर का क्रॉस सेक्शन ले लिया इतना, यहां से फ्री इलेक्ट्रॉन को यहां तक आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, डेल्टा एल, एंड दैट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू डेल्टा टी। लिख दोगे कि नहीं? इतना डिस्टेंस डेल्टा एल कवर किया, कितने टाइम पे कवर किया? डेल्टा टी टाइम पे कवर किया। कितनी स्पीड से कवर कर रहे हैं ये इतना डिस्टेंस? कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के अंदर डेल्टा टी टाइम हमने कंसीडर कर लिए। सो दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है? इनकी ड्रिफ्ट स्पीड है, और ये क्या है? यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। मान लो इतनी जगह पर टोटल कितने हम इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लें भाई? इतने क्रॉस सेक्शन पे, इतनी जगह पे, इतने वॉल्यूम पे कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं? सपोज देयर आर n dash is number of free electron in this small portion of the conductor। ये कंडक्टर है जिसपे करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए बेटा? समझ गए कि नहीं? हमने इतनी जगह पे, इतने स्मॉल पोर्शन पे कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है? n डैश, या फिर आप n कंसीडर कर लो भाई, यहाँ पे n फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है? देखो, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन हम बोल रहे हैं ना, यहाँ पे कितने, इतनी जगह पे, ये सब ऐसे चल रहा है, ये ऐसे, तो इतनी जगह पे कितने हैं? n है। बात समझ गए कि नहीं? हेलो, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, बहुत सारे, ये रैंडम मोशन भी कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे इस साइड पे भी जा रहे हैं। समझ गए इनका मोशन कैसा हो रहा है? इनका मोशन रैंडम भी हो रहा है ऐसा, और ये धीरे 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 इधर जा रहे हैं। ठीक है, ये रैंडम मोशन है ऐसा, ये, और फिर ये एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंच रहे हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ ड्रिफ्ट स्पीड को कंसीडर कर रहे हैं, थर्मल स्पीड को हमने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया। ठीक है बेटा? हेलो, समझ गए? समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? तो ये वाले क्रॉस सेक्शन से यहां तक फ्री इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? मान लो डेल्टा है, कितनी देर में कर रहा है ये? डेल्टा टी में। तो ये डिस्टेंस इक्वल्स टू ड्रिफ्ट स्पीड इनटू कितना बन जाएगा? दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और यहाँ पे कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है? n फ्री इलेक्ट्रॉन है। सो नाउ इलेक्ट्रिक करंट विल बी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। इलेक्ट्रिक करंट की यही डेफिनेशन होती है ना, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। यस और नो? समझ गए? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी यही होता है ना बेटा? बोलो जल्दी से। हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। डेल्टा क्यू का मतलब यहाँ पर कितना चार्ज है इतनी जगह पे। तो इतनी जगह पे जो टोटल चार्ज है, ये वाले पोर्शन पे ये कितना चार्ज है? यहाँ पे इतनी जगह पे कितना चार्ज है? दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू। और ये डेल्टा क्यू किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पर? दिस डेल्टा क्यू चार्ज, भाई इतनी जगह पे कितना चार्ज आ रहा है? इट इज n इंटू e अपॉन डेल्टा टी। यस और नो? हेलो, अरे बोलो जल्दी से। n फ्री इलेक्ट्रॉन है वहां पे, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो गया? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज? e के बराबर चार्ज। समझ गए?
तो यहाँ पे अगर n फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये जो चार्ज आएगा इट इज इक्वल टू n e, इतनी जगह पे। समझ गए? कोई डाउट इस पे? कोई डाउट इस पे? दिस इज गिवन एज इक्वेशन नंबर 1। अब एक टर्म है यहाँ पे स्मॉल n इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, या n/v। ये जो टर्म होता है ना बेटा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहलाएगा। दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दिस इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर पर यूनिट वॉल्यूम मतलब समझ गए ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे। क्योंकि हमें ये नहीं पता रहेगा कि कितने फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं। हाँ, हम फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जरूर मेजर कर सकते हैं, कुछ इनडायरेक्ट मेथड है, उससे हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जरूर मेजर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कितने डेल्टा एल कितना, पहली बात तो डेल्टा एल के बारे में भी नहीं पता कितना लेना है। इट मे बी 1 मिलीमीटर, इट मे बी 1.5 मिलीमीटर, कुछ भी हो सकता भाई ये तो हमें पहली बात तो ये वाला वॉल्यूम हमने डी भी इमेजिन किया है, डेल्टा भी इमेजिन किया है, तो ये फिक्स नहीं है। क्या चीज फिक्स है यहाँ पे? नंबर डेंसिटी फिक्स है। तो हम ये जो n आया है, इस n को किससे रिप्लेस करते हैं हम लोग? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से और वॉल्यूम से रिप्लेस कर दें, तो फिर n विल बी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम के साथ में, तो यहाँ पे कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है ये पता चल जाएगा। और वॉल्यूम किसके बराबर लिख दोगे? दिस वॉल्यूम विल बी डेल्टा एन इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लिख सकते हो कि नहीं बेटा? यहां पर का जो वॉल्यूम है इतनी जगह का, ये वाले वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हो? ये इतनी जगह का जो वॉल्यूम आ रहा है, ये वॉल्यूम किसके बराबर रहेगा? एरिया इंटू डेल्टा एल के रहेगा कि नहीं? एरिया इंटू डेल्टा एल के बराबर। समझ गए? ये वाले पोर्शन का जो वॉल्यूम है इतनी जगह का, ये एरिया इंटू डेल्टा एल रहेगा। बोलो जल्दी से, कोई डाउट इस पे? एरिया इंटू डेल्टा एल लिख सकते हैं अपन की नहीं? सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे लिखते हैं अपन? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। समझ गए? हेलो, समझ गए क्या? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में आप लेंथ का मल्टीप्लाई कर दो, ये लेंथ है, उसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाले पोर्शन का वॉल्यूम मिल गया। समझ गया बेटा? हेलो, बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं? यस सर। ठीक है, ये समझ गए कि नहीं? कैसे किए अपन ने? हर स्टेप को देखो, डेरिवेशन की हर स्टेप को देखो कैसे कर रहे हैं। अब हमारा काम आसान हो जाएगा। डेल्टा एल को मैंने ड्रिफ्ट स्पीड इंटू डेल्टा टी लिखा है। क्यों लिखा है बता सकते हो? मान लो यहाँ के फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ तक ड्रिफ्ट होके जा रहे हैं डेल्टा टी टाइम पे, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है यहाँ पे? डेल्टा एल कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है यहाँ तक आने के लिए? ड्रिफ्ट स्पीड से। इट इज नॉट द रैंडम स्पीड, ये ड्रिफ्ट स्पीड से, क्योंकि हमको बल्क में चाहिए कि भाई ये कैसे आगे बढ़ रहा है। रैंडम स्पीड तो ऐसी हो ही रही है, लेकिन ये धीरे धीरे फिर ऐसे आगे खिसकते जा रहा है। समझ गए? हेलो, समझ गए? हेलो, समझ गया बेटा? तो डिस्टेंस इक्वल्स टू, मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे, डिस्टेंस इक्वल्स टू ड्रिफ्ट स्पीड इनटू टाइम कर दिया। ठीक है? हेलो, समझ गए? अरे बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं? ये स्टेप समझ गए? अभी डेल्टा एल की जगह पे क्या लिख सकते हो आप? एन इंटू ड्रिफ्ट स्पीड इंटू डेल्टा टी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो फिर इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला क्या आ जाएगा? फ्रॉम फर्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट विल बी एन इंटू ई अपॉन डेल्टा टी। ये वाली जो वैल्यू एन की वैल्यू, ये स्मॉल एन ड्रिफ्ट स्पीड डेल्टा टी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, देखो डेल्टा टी से डेल्टा टी टर्म कैंसिल हो गया, और इंटू ई भी रहेगा यहाँ पे, एक और टर्म छूट गया, इंटू ई। तो अभी देखो, इलेक्ट्रिक करंट विल बी गिवन बाय एन ई ए इंटू वी डी। ये एक फाइनल इक्वेशन निकल के आ गई
जिसमें आपको यहाँ पे कितना चार्ज प्रेजेंट है उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, कितना चार्ज प्रेजेंट है इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है। करंट की जो रिलेशनशिप निकल के आई है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो ये तरीका हो गया, और जो यहाँ पे निकल के आया इट इज NEA इंटू VD, ये इक्वेशन निकल के आ गई बेटा यहाँ पे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन हियर, इसको याद रखना आप लोगों को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो किसको कनेक्ट कर रही है, इलेक्ट्रिक करंट को, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इलेक्ट्रिक करंट, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड ड्रिफ्ट स्पीड। समझ गए ना, इसको ये कनेक्ट कर रही है इक्वेशन। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए बेटा? रिलेशनशिप डेरिवेशन समझ गए कि डाउट है कुछ? बोर्ड पे देख लो एक बार, आप लोग पूरे डेरिवेशन को देख लो, कोई डाउट है तो बोलो फिर से। बोर्ड पे देखो, पूरा कैलकुलेशन बोर्ड पे देखो, और फिर कोई डाउट है तो बोलो जल्दी से। समझ गए क्या? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारे जो कैलकुलेशन है वो इसी इक्वेशन पे बेस्ड रहेंगे, ड्रिफ्ट स्पीड और करंट की इक्वेशन पे। सर हाँ बोलो हर्ष। सर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंडक्टर के डेंसिटी की इक्वल रहती है क्या, दी हुई रहती है? देख, कंडक्टर की डेंसिटी से हम लोग मेजर कर सकते हैं इनडायरेक्टली, या तो क्वेश्चन पे दी रहेगी कि भाई इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी है, समझ गए, या फिर हम लोग उसको निकाल सकते हैं। मैं जैसे एक एग्जांपल करवाऊंगा तो और समझ में आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है? ओके सर। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो पहले जल्दी से आप लोग। एक टर्म और डिफाइन कर देता हूँ मैं यहाँ पे, करंट डेंसिटी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, कुछ कैलकुलेशन देखेंगे, है ना? स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का। डन सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखना। अभी एक और ड्रिफ्ट स्पीड का जो फार्मूला हमने निकाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, और ये अब दो फार्मूले आपके पास में आ गए अभी तक। कौन कौन से दो फार्मूले आ गए आपके पास में? इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट स्पीड, ये पेज नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। दो फार्मूले अभी तक आपके पास में आ गए। कौन कौन से फार्मूले आ गए आपके पास में? अगर मान लो ये कोई कंडक्टर हमने लिया है ना, और इस कंडक्टर में ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, एंड दे आर ड्रिफ्टिंग अलोंग दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट इधर पे फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन पे रहेगी, तभी इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट फ्लो होंगे। तो अभी बताओ मुझे यहाँ पे, एक फार्मूला ड्रिफ्ट स्पीड का क्या था? E कैपिटल E अपॉन NE इंटू टाउ, और एक फार्मूला आ गया NEA इंटू VD। व्हाट इज A हियर? A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है? A क्या है यहाँ पे बेटा? ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इस पे N जो टर्म है, ये N क्या है यहाँ पे? स्मॉल n क्या है? व्हाट इज दिस स्मॉल n? ये दो फार्मूले निकल के आ गए आपके पास में कि किसी कंडक्टर से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन की, फ्री इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड इस इक्वेशन से दी जाएगी। टाउ क्या है यहाँ पे? रिलैक्सेशन टाइम, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, मास ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। करंट इज रिलेटेड विद ड्रिफ्ट स्पीड बाय दिस इक्वेशन। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब समझ गए कि नहीं? क्या फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब समझ गए? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब समझ गए कि नहीं? हेलो, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब समझ गया बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब समझ गए? यस सर। क्या है बताओ जरा, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब ठीक है, देखो क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब? नंबर डेंसिटी है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे क्यूबिकल कंडक्टर इमेजिन कर लेता हूँ ऐसा, ये क्यूबिकल कंडक्टर है,
है ना। अब इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। मैं यहाँ पे इसकी जो डायमेंशन है, सपोज कितना ले लूं यहाँ पे 2 मीटर बाई 2 मीटर बाई 2 मीटर इसकी डायमेंशन है। और इसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, ये ऐसे, ठीक है। मैंने इनका जो नंबर है, सपोज यहाँ पे ये नंबर इनका है 10 टू द पावर 20 या 30 ले लिया मैंने, सपोज 10 टू द पावर 28। कितने नंबर्स हैं यहाँ पे, ये समझ गए कि नहीं? कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए इतने पे? मान लो ये एक कॉपर का कंडक्टर है और इसमें इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, दीस आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है? 10 टू द पावर 28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नंबर, ये नंबर हो गए यहाँ पे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे निकालोगे? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर हो गए 10 टू द पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स, और वॉल्यूम अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो इट इज 8 मीटर क्यूब, मतलब इट इज 0.125 बराबर है। बराबर इंटू 10 टू द पावर 28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, या फिर 1.25 10 टू द पावर 28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। इसका मतलब समझे कि नहीं? ये इतने स्पेस पे ये है, ये वाला जो टर्म आया यहाँ पे, चाहे तो आप इतनी जगह पे देख लो, यहाँ पर भी n की वैल्यू उतनी रहेगी, यहाँ पर देख लोगे n की वैल्यू कितनी रहेगी 1.25 10 टू द पावर 27 28, सॉरी इट इज 27। यहाँ पर भी n की वैल्यू 1.25 10 टू द पावर 27। तो कोई भी छोटा सा पोर्शन आप ले लोगे, वहां पे जो उनका कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो फिक्स क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे इस रूम पे एयर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो हमें नहीं पता है ना, लाखों करोड़ों में होंगे। लेकिन अगर मैं बोल दूं यहाँ पे कि एयर की डेंसिटी कितनी है, वो मेजरेबल क्वांटिटी है। एयर की डेंसिटी मान लो यहाँ पे कुछ है 1 kg पर मीटर क्यूब है। इसका मतलब क्या है, समझ गए? अगर मैं 1/1 का डायमेंशन का क्यूब ले लूं तो उसके अंदर जो हवा है वो कितनी है, 1 kg हवा होती है। तो यहाँ पे उनकी जो डेंसिटी है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो फिक्स क्वांटिटी। क्लियर हो गया? तो हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से डील नहीं कर रहे हैं, हम लोग किससे डील कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से हम लोग डील कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए अभी? हेलो, समझ गए बेटा? हम Yes, लोग sir. किससे डील कर रहे हैं यहाँ पे? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। हम लोग टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से डील नहीं कर रहे हैं। हमें थोड़ी पता कि भाई जैसे ये मेरे पास एक केबल है यहाँ पे, इस केबल में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है, हम इससे डील नहीं कर रहे हैं। हम इसमें चार्ज डेंसिटी कितनी है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने अवेलेबल हैं हमारे पास, हम उससे डील कर रहे हैं। वो हमारे लिए कन्वीनियंट है, क्योंकि वायर की लेंथ छोटी बड़ी हो सकती है ना। जैसे मेरे पास एक केबल दिख रहा होगा आपको, ये इस तरह का दिखेगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग किससे डील कर रहे हैं यहाँ पे? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। क्यों डील कर रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से? क्योंकि पतले वायर पे और मोटे वायर पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ कोर्स ज्यादा रहेंगे। मोटे वायर पे है ना भाई, ज्यादा अमाउंट है वहां पे तो ज्यादा आएंगे। लेकिन जो डेंसिटी है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, चाहे वो कॉपर का पतला वायर हो, चाहे मोटा वायर हो, चाहे पूरी शीट हो, हर कहीं पे उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कैसा पैरामीटर है? कांस्टेंट वाला पैरामीटर है। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? बोलो जल्दी से। अरे भाई, एक दो कॉपर के अगर मैं वायर ले लूं यहाँ पे, ध्यान देना, ये एक कॉपर का वायर है और एक पतला वायर है यहाँ पे। ये दो कॉपर के वायर हैं, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 है, यहाँ पे ए। चलो लेंथ दोनों की सेम ले रहे हैं, दोनों सेम मटेरियल के, ये भी कॉपर का ये भी कॉपर का। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे, इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ये ऊपर वाले क्रॉस सेक्शन में कि नीचे वाले पे? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ एटम? नंबर ऑफ कॉपर एटम किसमें ज्यादा है?
सर ऊपर वाले में। ऊपर वाले पे। तो जितने ज्यादा एटम उतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन। तो भाई इसमें भी जो नंबर है फ्री इलेक्ट्रॉन का वो ज्यादा है। लेकिन अगर मैं डेंसिटी बोलूं बेटा, ये वाले कॉपर वायर की और ये वाले कॉपर वायर की डेंसिटी सेम है कि अलग अलग रहेगी? अलग होंगे। तो भाई डेंसिटी कहां से अलग हो जाएगी? मटेरियल। डेंसिटी का मतलब क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है? तो कॉपर का पतला वायर हो चाहे मोटा वायर हो, उसकी डेंसिटी क्या रहेगी? या कॉपर की सीट हो, उसकी डेंसिटी क्या होती है? हेलो, बोलो जल्दी से। सर वॉल्यूम कम होगा ना उसका। यार तुम लोग ना डेंसिटी को समझ ही नहीं पाए मतलब। अच्छा ये बता, मैं जिस कमरे पे हूँ इस कमरे पे एयर की डेंसिटी, मैं दूसरे कमरे पे चला गया वहां पे एयर की डेंसिटी, और बाहर चला गया तो वहां पे एयर की डेंसिटी क्या है? सेम है कि अलग अलग हो सकती है? सेम है। सेम है। सेम है। सेम है ना? हाँ, लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई इस कमरे पे एयर का जो अमाउंट है, या फिर बाहर इससे बड़े वाले कमरे पे चले गए वहां पे एयर का अमाउंट, वो क्या होगा? बड़े वाले कमरे पे एयर का अमाउंट ज्यादा होगा। ये छोटा कमरा है, यहाँ पे एयर का अमाउंट कम होगा। तो डेंसिटी इज नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम। बात समझ गए? यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है वो डेंसिटी होती है। आप ये मत समझो कि भाई ज्यादा बड़ा रूम है ज्यादा छोटा रूम है तो ज्यादा बड़ा रूम तो ज्यादा डेंसिटी। समझ गए? जैसे पानी के लिए अगर हम लोग ले लें, पानी का एक गिलास पानी ले लो या फिर एक बकेट पानी ले लो, पानी की डेंसिटी क्या रहेगी? एक गिलास पानी में और एक बकेट पानी की सेम रहेगी कि अलग रहेगी? हेलो, एक गिलास पानी की डेंसिटी और एक बकेट पानी की डेंसिटी क्या रहेगी? सोर्स वही है, सेम सब कुछ वही ले रहा है, सेम रहेगी कि अलग अलग रहेगी डेंसिटी? बोलो जल्दी से। हर्ष, अरे बोलो। सर हाँ बोलो। ग्लास की ज्यादा रहेंगे ना डेंसिटी। ग्लास की क्यों ज्यादा रहेगी बेटा डेंसिटी? बोल जल्दी से, डेंसिटी कैसे निकालेगा तू? हाँ सॉरी सर, समझ गया समझ गया। कोई समझ गया? चल इस पेज का स्क्रीनशॉट ले, फिर बताता हूँ मैं उसका। स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से। ले लिया? ले लिया क्या? हेलो। यस सर। तो अगर हम लोग पानी को ही कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, चल पानी से ही देख ले तभी तुमको ये डेंसिटी का फंडा समझ में आएगा। ये एक गिलास पानी लिए अपन ने, सर या जितना वॉल्यूम उतनी डेंसिटी ना। क्या बेटा? जितना वॉल्यूम उतनी डेंसिटी ना। जितना वॉल्यूम उतनी डेंसिटी। यहाँ पे मान ले पानी भरा हुआ है और इस पे भी मान लो पानी भरा हुआ है ना? और ये छोटे से उसमें भी हमने पानी भर दिए। पानी की डेंसिटी क्या है इनमें तीनों पे? सब पानी वैसे ही, मतलब कोई मिक्सर नहीं है, प्योर 4 डिग्री सेल्सियस ही ले ले, सब कुछ अपन आइडियल ले रहे हैं तीनों पे। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर इन ईच कंटेनर? यहाँ पे पानी की डेंसिटी, यहाँ पे पानी की डेंसिटी, यहाँ पे पानी की डेंसिटी क्या बोलोगे? 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यही बोलते हो ना? हेलो, बोलो जल्दी से। अब तुम्हारे दिमाग में ये तो नहीं आ रहा सर डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम लिखते हैं हम लोग? डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम ये लिखते हैं ना? तो बेटा यहाँ पर मान लो, यहाँ पर का इसमें पानी का मास कितना है? m1 है, और यहाँ पे वॉल्यूम कितना? v1। यहाँ पे पानी का मास m2, यहाँ पर का वॉल्यूम कितना है? v2। यहाँ पे पानी का मास m3, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है? v3। तो एक्चुअल में ये जो वैल्यू है ये आप m1 v1, यहाँ पर मास यहीं का वॉल्यूम, यहाँ का मास यहीं का वॉल्यूम, यहाँ का मास यहीं का वॉल्यूम, अगर ये करोगे तो ये तो फिक्स ही क्वांटिटी, ये थोड़ी बदलेगी। तो भाई अगर आप डेंसिटी देख रहे हो तो अगर इसके लिए निकाल रहे हो तो यहाँ का मास डिवाइडेड बाय यहाँ का वॉल्यूम, मटेरियल तो वही है ना, मटेरियल थोड़ी बदल रहा है। अभी समझ गए कि नहीं? यस सर समझ गया। अभी समझ गए? तो डेंसिटी इज इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी। डेंसिटी थोड़ी बदलेगी। अगर मैं यहाँ से पानी को इधर से ये वाले बड़े कंटेनर से निकाल के छोटे कंटेनर में डाल दूं तो पानी की डेंसिटी बदल जाएगी क्या? आपने बकेट में से मग में पानी निकाल लिया, ग्लास में पानी निकाल लिया, तो पानी की डेंसिटी बदलेगी क्या? बोलो जल्दी से।
नो सर। नहीं बदलेगी। क्या बदलेगा? पानी का अमाउंट बदलेगा, पानी का वॉल्यूम बदलेगा, लेकिन डेंसिटी नहीं बदलेगी। समझ गए? हेलो। तो यस सर। अमाउंट, तो ये जो क्वांटिटी है ना, डेंसिटी, ये समझ लो कि हमने अगर एक छोटी सी जगह के लिए हमें डेंसिटी पता, तो पूरे की मटेरियल की भी डेंसिटी उतनी है। जैसे यहाँ पे टोटल मास m2, टोटल वॉल्यूम v2, तो डेंसिटी निकालोगे तो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम कर रहे हैं। यहां से निकाल रहे हैं तो यहीं का लेना है, तो डेंसिटी नहीं बदलेगी। तो ऐसे ही कंडक्टर के लिए ये जो कैलकुलेशन में हमने लिख दिया है, कौन कौन से टर्म हमने कैलकुलेशन में लिख दिया है यहाँ पे, ये टर्म नहीं बदलेगा, ये कांस्टेंट टर्म है। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉपर वायर के लिए अलग रहेगा, एल्युमिनियम के लिए अलग रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से डील नहीं कर रहे हैं हम लोग, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से डील कर रहे हैं। ये क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऑफ कोर्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मे बी डिफरेंट, ठीक है, ये मे भी बोल रहा हूँ, ये तो डिफरेंट हो सकता है भाई, आपकी चॉइस है, आप पतला वायर ले रहे हो, मोटा वायर ले रहे हो, रेक्टेंगुलर शेप का ले रहे हो, स्क्वायर शेप का ले रहा है, उसका क्रॉस सेक्शन, है ना। तो ये जो टर्म है ना, ये कांस्टेंट है, इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये तो मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, ये तो मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड नहीं करेगा। तो अभी समझ में आ गया कि नहीं? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर है, तो यहाँ पर भी n की वैल्यू वही है, यहाँ पर भी n की वैल्यू वही है। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पर वायर काय का ले लूं, सिल्वर का वायर ले लिया मैंने, लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही वही है, तो सिल्वर वायर में n की वैल्यू वही रहेगी कि अलग आएगी? अलग रहेंगे सर। अलग रहेगी। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिल्वर के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग है, गोल्ड के लिए अलग है। लेकिन सिल्वर का एटम हो, चाहे कॉपर का इलेक्ट्रॉन हो, चाहे सिल्वर का इलेक्ट्रॉन हो, ई बदलेगा क्या? ई बदलेगा क्या? नो सर। कॉपर का इलेक्ट्रॉन अलग रहेगा क्या, या सिल्वर का अलग रहेगा, या गोल्ड का अलग रहेगा? नहीं, ये नहीं बदलेगा। समझ गए? तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, या फिर इलेक्ट्रॉन थोड़ी बदलेंगे भाई, समझ गए कि नहीं? इलेक्ट्रॉन नहीं बदलेगा, चाहे वो कॉपर का हो, चाहे सिल्वर का हो। ऐसे प्रोटॉन नहीं बदलेगा, चाहे वो कॉपर एटम का प्रोटॉन हो, चाहे सिल्वर एटम का हो। हाँ, उस एटम में जो नंबर्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बदलेंगे, ये अलग अलग है, तभी तो एक को कॉपर बोल रहे हैं, एक को आप सिल्वर बोल रहे हैं, एक को आप गोल्ड बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो चाहे वो कॉपर एटम का इलेक्ट्रॉन हो, चाहे सिल्वर का इलेक्ट्रॉन हो, उसके बिहेवियर सेम है, उसकी प्रॉपर्टी सेम है। अगर हमने यहां से कॉपर से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया और सिल्वर से भी निकाल दिया, देन वी कैन नॉट आइडेंटिफाई ये कॉपर का इलेक्ट्रॉन है भाई, ये सिल्वर का इलेक्ट्रॉन है। समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, लेकिन अगर पूरा एटम निकालते हो आप, तो फिर पहचान जाओगे कि भाई ये कॉपर का एटम है, ये सिल्वर का एटम है। लेकिन इलेक्ट्रॉन अकेला निकाल रहे हैं, तो फिर नहीं पहचान पड़ आएगा कि किसका है ये। अब बात समझे कि नहीं? हेलो। तो जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ये नहीं बदलेगा, ये फिक्स क्वांटिटी है। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारी चॉइस है, हम पतला वायर ले रहे हैं, मोटा वायर ले रहे हैं। फिर ड्रिफ्ट स्पीड, फिर यहाँ पे भी देखो ये पैरामीटर जो दिए हुए। ऐसे ये जो रिलैक्सेशन टाइम है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। रिलैक्सेशन टाइम, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी मतलब समझ गए? टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, रिलैक्सेशन टाइम, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो उनकी थर्मल स्पीड भी ज्यादा रहेगी, और थर्मल स्पीड भी अगर ज्यादा रहेगी, देखो ज्यादा टेम्परेचर थर्मल स्पीड ज्यादा, जल्दी टकराएंगे, कम टाइम मिल रहा है रिलैक्सेशन टाइम। टेम्परेचर कम है, थर्मल स्पीड कम है, समझ गए? रिलैक्सेशन टाइम इंटरवल ज्यादा हो जाएगा। समझ गया बेटा? हेलो, समझ गए कि नहीं? यस सर। कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट अभी इस पे किसी भी? नो सर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा बताओ जरा? टेम्परेचर बढ़ाने से अगर हम बात कर लें कि टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा दूं तो क्या इफेक्ट होगा, इस पे क्या इफेक्ट होगा? अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये वाले दो पैरामीटर आप लोग देखो, टेम्परेचर बढ़ाने से
रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, कम होगा। रिलैक्सेशन टाइम मतलब जो इलेक्ट्रॉन के बीच में आपस में जो कोलिजन होता है, ये यहाँ टकरा गया, ये यहाँ आ गया, ये जो है ना, ये टाउ है ये। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या चीज बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी जो थर्मल स्पीड है वो बढ़ती है। थर्मल स्पीड बढ़ेगी तो ये जो टाइम इंटरवल आ रहा है, ये रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। समझ गए? अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, टेम्परेचर बढ़ाने से? नो सर। नहीं पड़ेगा। इज इट देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ऑन टेम्परेचर? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नो टेम्परेचर सर। पे डिपेंड करेगी? हाँ, नहीं सर। नहीं, वो सोर्स पे डिपेंड करेगी कि कहां से वो जनरेट हुई है। सोर्स पे डिपेंड करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कहां से जनरेट हुई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं आया यहाँ पे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बदल जाएगा क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। ई बदलेगा क्या? कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ये बदलेगी, डिपेंड, ये भी कांस्टेंट है, डिपेंड ऑन सोर्स, डिपेंड्स ऑन सोर्स। जब तक सोर्स नहीं बदलोगे तब तक नहीं बदलेगी। अच्छा, इसमें एक और पैरामीटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। अभी अगर हम इसकी बात कर लें यहाँ पे, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के नेचर पे डिपेंड करता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हाँ, लेकिन ये टेम्परेचर पे, खासकर जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं या इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, उनमें जो फ्री चार्ज डेंसिटी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है बेटा। तो मैंने इसलिए यहाँ पे वर्ड लिख दिया, कंडक्टर के लिए डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कंडक्टर, और ये वाली वैल्यू को भी आप कांस्टेंट मान लोगे। लेकिन n की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने से सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर अगर आप राइज करते हो तो इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर में बेटा ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फ्री चार्ज डेंसिटी वो बढ़ती है, लेकिन कंडक्टर के लिए ये कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ये जब सेमी कंडक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब मैं इसको बताऊंगा, ठीक है, कि क्यों यहाँ पे चेंज होता है। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? बोलो जल्दी से। सेमी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज होती है, कंडक्टर पे नहीं होती, टेम्परेचर चेंज करने से। क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट अभी इस पे? हेलो, बोलो जल्दी से, कोई डाउट है क्या? नो सर। ओके, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। ये कौन से नंबर का पेज है, पेज नंबर 3 है क्या, ये 2 है? 3 है या 2 है? हेलो सर 3 है। हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से भी। ले लिए? ले लिए क्या? अब आते पेज नंबर 4 पे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे डिफाइन कर दे रहा हूँ बेटा, करंट डेंसिटी। पेज नंबर 4 एक और टर्म में डिफाइन करता हूँ, करंट डेंसिटी। इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है? वेक्टर। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर, है ना, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर नहीं है, ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पे एक और नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर रहा हूँ, करंट डेंसिटी है। अभी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था, ये करंट डेंसिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और करंट डेंसिटी विल बी करंट पर यूनिट एरिया एंड डायरेक्शन इज अलोंग आई। करंट के डायरेक्शन में इसको लेना है, ठीक है, करंट के डायरेक्शन में इसको लेना है। समझ गए कि नहीं? करंट डेंसिटी का डायरेक्शन किधर लेना है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट लेना है। और इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, इसकी यूनिट बन जाएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। मतलब जैसे ये
हमने कोई कंडक्टर इमेजिन किया, ये मान लो बेटा यहाँ पर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो इसी डायरेक्शन में क्या आ जाएगी, करंट डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, इसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी रहेगी, तो करंट पर यूनिट एरिया। क्लियर हो गया। लेकिन अगर आप जो क्रॉस सेक्शन है वो अगर आपने ऐसा कुछ ले लिया यहाँ पे ऐसा, ये तो एरिया वेक्टर कैसा बनेगा यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो दिस इज द एरिया वेक्टर, लेकिन करंट डेंसिटी तो करंट के डायरेक्शन पे आएगी जी। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट लेना, फिर आपको ए कॉस थीटा वाला कंपोनेंट लेना है, ये वाला कंपोनेंट नहीं लेना आपको, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है उसका परपेंडिकुलर वाला आपको क्रॉस सेक्शन लेना है। तो जो करंट है ना ये पूरे कंडक्टर में फैल के जा रहा है, ऐसा थोड़ी कि एक लाइन से जा रहा है, पूरे कंडक्टर पे। जैसे अगर ये मार्कर कंडक्टर है तो करंट बेटा ये पूरे स्पेस से आ रहा निकल के, जैसे पाइप से जो पानी आता है ऐसा थोड़ी कि एक लाइन में आता है, एक सिंगल लाइन आ रही है वायर जैसी, पूरे पाइप से फैल के आता है। तो वैसे ही जो करंट है वो पूरे कंडक्टर में, पूरे क्रॉस सेक्शन से फैल के आता है। क्यों आता है अभी ऐसा समझ लो कि अगर हम ये क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें ये जैसे एटम्स हैं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर निकलेंगे इनमें से, ऐसा थोड़ी कि एक ही लाइन से बाहर निकलेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी आएगा, 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 ऐसा समझ गए। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो हर जगह से निकल के आ रहा है पूरे, यहाँ पे लाखों करोड़ों में एटम्स हैं, उनमें से जो स्पेस बच रहा है वहां से ये पूरा निकल के आ रहा है। तो ये करंट डेंसिटी हमने इस तरह से डिफाइन की, इट इज करंट पर यूनिट एरिया। और एरिया कैसा चाहिए यहाँ पे, करंट का परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया चाहिए, और अगर उसके परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन पे नहीं आ रहा है तो फिर यहाँ पे करंट डेंसिटी विल बी आई अपॉन ए कॉस थीटा, ऐसा लिख दोगे। तो फिर यहाँ पे एक टर्म आ जाता है, इट इज, आप इसको जे डॉट ए लिख दो या फिर जे ए कॉस थीटा लिख दो। तो इलेक्ट्रिक करंट को अगर करंट डेंसिटी से आपको मेजर करना है तो इस तरह से मेजर करेंगे। समझ गए? हेलो, करंट डेंसिटी समझ गया बेटा? बोलो जल्दी से, कोई डाउट इस पे? करंट डेंसिटी समझ गए कि नहीं? सर वो आपने ए cos थीटा कैसे लेके बताना? ये जो क्रॉस सेक्शन है ना मैंने ऐसे काट दिया है, तो हमको करंट डेंसिटी में ये जो एरिया रहता है वो कौन सा वाला एरिया चाहिए हमको, करंट के परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन वाला एरिया चाहिए। तो इस एरिया का ये कंपोनेंट कौन सा आएगा, ए कॉस थीटा आएगा। समझ गए? सर उसको क्यों काटे? अरे इसको इमेजिन कर कि ये वाला क्रॉस सेक्शन है, हमको यहाँ पे एरिया में कौन सा वाला क्रॉस सेक्शन चाहिए करंट डेंसिटी के लिए। सर जो पहला वाला क्रॉस सेक्शन बना है वो क्यों नहीं लिए? अरे ये भी ले सकते, यहाँ पे अगर तू करंट डेंसिटी लिखेगा तो यहाँ पे आई अपॉन ए हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर ये ए नॉट, चल ए नॉट लिख दिया अभी, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन और ये वर्टिकल क्रॉस सेक्शन में अंतर है कि नहीं है? ये वाला क्रॉस सेक्शन ये अलग हो गया सर मतलब आपने बनाया हो क्या उसको अलग? हाँ ये अलग है। एक ये वाला क्रॉस सेक्शन है, करंट ऐसा फ्लो हो रहा है ये, तो हमें करंट डेंसिटी के लिए कौन सा क्रॉस सेक्शन चाहिए, ये वाला चाहिए जो करंट के कैसा रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। समझ गया? हेलो, यस सर। जिसका प्लेन करंट के परपेंडिकुलर, और जिसका नहीं है तो उसका फिर ये कंपोनेंट बनेगा, जैसे इसका ये कंपोनेंट ले किया जाएगा ऐसा। ठीक है? हेलो, यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? ले लिए क्या? नेक्स्ट पेज नंबर 5 पे आते हैं हम लोग अभी। अब फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे मेजर करते हैं, पेज नंबर 5। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे मेजर करना, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कॉपर। फॉर एग्जांपल मैंने कॉपर लिया, आप एल्युमिनियम ले सकते हो, गोल्ड ले सकते हो,
जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इफ 1 कॉपर एटम will contribute 1 conduction electron और 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे मेजर करेंगे? यहाँ पे डेटा गिवन है, डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 8 इंटू या 9 ले लूं मैं यहाँ पे, इट इज 8 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। कॉपर की डेंसिटी कितनी है? समथिंग 8 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। हाँ 8.9 है, मतलब आप इसको 9 ले लो। 9 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। इसका जो एटॉमिक मास है इट इज 63.5 यूनिट है, मतलब 63.5 ग्राम पर मोल आप इसको बोल सकते हो, ठीक है ना। तो इस कॉपर वायर के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या आएगी? देखो यहाँ पे अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी भाई, कोई भी कॉपर हो, चाहे सीट के फॉर्म पे हो, चाहे बर्तन के फॉर्म पे हो, चाहे वायर के फॉर्म पे हो, उसकी डेंसिटी ये है। कॉपर एटम का मॉलिक्यूलर मास ये है तो है, वो थोड़ी बदलेगा कि भाई आपने किस शेप का वायर लिया, सिलेंड्रिकल शेप का लिए या फिर सीट के फॉर्म पे आपने कॉपर मटेरियल लिए, ये फिक्स है। तो अब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है? लेकिन यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है कि अगर मान लो कॉपर का एक एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक एटम से एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो अगर हमने कॉपर एटम की डेंसिटी हमें पता है, कॉपर एटम की डेंसिटी हम लोग निकाल लें, ये मटेरियल की डेंसिटी है, समझ गए कि नहीं, मास पर यूनिट वॉल्यूम की डेंसिटी है। अगर हम कॉपर की एटॉमिक डेंसिटी निकाल लें कि पर यूनिट वॉल्यूम पे कितने कॉपर एटम है, तो उतने ही क्या रहेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि एक कॉपर एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं कॉपर की एटॉमिक डेंसिटी, कॉपर एटॉमिक डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या आएगा? इज इक्वल्स टू फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कॉपर। कॉपर की एटॉमिक डेंसिटी, बात समझ गए कि नहीं, एटॉमिक डेंसिटी इक्वल्स टू फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कॉपर। अगर मान लो ये 2 फ्री इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता, तो फिर कॉपर की एटॉमिक डेंसिटी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सॉरी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है? अगर मान लो यहाँ पे ये 2 फ्री इलेक्ट्रॉन अगर कंट्रीब्यूट करता, तो कहां पे चेंज करते? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके बराबर हो जाती है? इट इज 2 टाइम्स कॉपर एटॉमिक डेंसिटी। होता है कि नहीं होता? कॉपर एटॉमिक डेंसिटी। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। 1 मिनट, अभी दिख रहा है? अगर बेटा 2 फ्री इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता, तो जितना कॉपर की एटॉमिक डेंसिटी आती उसका डबल कर देते फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए, हाँ या ना? समझ गए? हेलो, अरे बोलो जल्दी से। सर एक और बता। ठीक है, देख भाई तू, ये मान लो यहाँ पे हमने ये एटम मैंने अरेंज कर दिया ऐसे, कितने एटम आ रहे हैं इतनी जगह पे? 9 एटम है, हाँ या ना? 9 Yes, एटम sir. मिल रहा है ना। और एक एटम से अगर मान लो 2 फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं आपको, तो हाउ मेनी एटम्स आर देयर? 9 एटम। तो हर एटम से अगर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए यहाँ पे? 9। यस और नो? यस सर। और अगर एक एटम से 2 फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे फिर? 18। फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए उसके डबल।
अगर मान लो हर एटम 2 फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो हाउ मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 9 into 2, यस और नो? समझ गए? यस सर। एटम 9 है लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन उसके डबल हो गए। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर हमने एटॉमिक डेंसिटी पता कर ली, अगर हमें ये एटम की डेंसिटी पता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? हेलो, बोलो जल्दी से, अरे बोलो भाई, कुछ तो बोलो। अगर हमें ये एटम की डेंसिटी पता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? एटम की डेंसिटी मतलब समझ गए, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने एटम्स हैं। अगर हमने एटम की डेंसिटी निकाल लिया तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकलेगी या नहीं? थोड़ा सोच के बताओ। अरे बोलो भाई। बेटा एक एटम अगर एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो जितने एटम उतने फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर एक एटम 2 फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो जितने एटम उसके डबल फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर एक एटम 3 फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो जितने एटम उसके 3 टाइम्स क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे। हाँ या ना? अरे बोलो जल्दी से। नहीं समझा इसको कि नहीं? बोलो, इसको समझे कि नहीं बेटा? जल्दी बोलो। हाँ, समझ गए सभी बच्चे? सर इसके बाद। हाँ, इसके बाद बता रहा हूँ ना, यहां तक समझ गए कि नहीं? ये कहानी समझ गए कि नहीं? इतना यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन अभी इस पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या दिया था कि कॉपर का एक एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालना। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर कि अगर कॉपर का एक एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन या एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, सो देयरफॉर एटॉमिक डेंसिटी ऑफ कॉपर is equals to फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अभी समझ गए? पर यूनिट वॉल्यूम में कितने कॉपर एटम हैं, अगर आपने ये निकाल लिया तो वही क्या रहेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी। समझ गए? वही क्या रहेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देते फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए। एक कॉपर एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो एक कॉपर एटम 2 फ्री इलेक्ट्रॉन देता तो आप यहाँ पे ट्वाइस का मल्टीप्लाई कर देते फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन पे आते हैं हम लोग। अभी मुझे बताओ, ये जो पैरामीटर दिए हुए, यहां से कुछ अंदाज लग रहा है क्या आपको फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कैलकुलेशन? चलो हम लोग कॉपर की एटॉमिक डेंसिटी निकाल लेते हैं। एनी एटम कितने मास में रहेंगे? मॉलिक्यूलर मास में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? एनी एटम मॉलिक्यूलर मास में होते कि नहीं होते? बोलो जल्दी से। या फिर मॉलिक्यूलर मास में कितने एटम्स होते हैं? एनी, यस और नो? अरे भाई जल्दी से बोलो। मॉलिक्यूलर मास में कितने एटम्स होते हैं? एनी एटम होते कि नहीं होते मॉलिक्यूलर मास में? मॉलिक्यूलर मास में एनी एटम। तो 1 यूनिट मास में कितने एटम हो जाएंगे? Na अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यस और नो? तो m मास में कितने हो जाएंगे? m इंटू Na डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो अब हमारे पास ये आ गया बेटा कि m मास में कितने एटम? m इंटू Na अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू n एटम। अभी समझ गए कि नहीं? m मास में कितने एटम? मास इंटू एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। क्लियर हो गया? हेलो, बोलो जल्दी से। नहीं समझ रहा है? हेलो, नहीं समझ रहा है क्या? नो सर। ठीक है, रुक जा।
सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे एम क्या है सिर्फ? एम इज एनी मास ना। चल ठीक है, रुक जा, दूसरे तरीके से बता देता हूँ तुमको। अच्छा, मैं अगर मान लो ये क्वेश्चन को ऐसा बोल देता, फाइंड द नंबर ऑफ कॉपर एटम इन 10 ग्राम मास, फाइंड नंबर ऑफ कॉपर एटम इन 10 ग्राम, तो कैसे निकालते अगर ये क्वेश्चन कर देता मैं तो? अभी ये बताओ, ये अपन ने मोल कॉन्सेप्ट कहां पे पढ़े? अभी मोल कॉन्सेप्ट का यूज करो यहाँ पे। 10 ग्राम में कितने कॉपर एटम होंगे, ये कैसे निकालोगे? क्या करते बताओ जरा, बोलो जल्दी से। तो डिवाइड कर दे एवोगाड्रो नंबर। एम नॉट मतलब कितना? 63.5 ग्राम में कितने एटम आएंगे? Na एटम होंगे कि नहीं होंगे? तो आप 1 ग्राम के लिए पहले निकाल लेते हैं, Na डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, निकालते कि नहीं? तो अगर आपको 10 ग्राम के लिए चाहिए तो 10 इंटू Na अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अभी समझ गया बेटा? हेलो, अरे समझ गए मोल कॉन्सेप्ट? यार यस सर। यस सर। केमिस्ट्री पढ़ के होने लगा, 12th का आने लगा, मोल कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा है, लगता है। अभी समझ गए कि नहीं? बोलो जल्दी से। हाँ सर। समझ गए? यस सर, याद रख के समझ गया। हाँ, यहाँ तक के समझ गए। ये जो 10 ग्राम लिखा हूं मैंने, इसको m कंसीडर कर लो। 10 ग्राम को m कंसीडर कर ले, तो ये m ग्राम में m इंटू Na अपॉन मॉलिकुलर मास के बराबर एटम रहेंगे। अभी समझ गए कि नहीं? n एटम, ठीक है? हेलो, यस सर। अगर मैं इस मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू Na डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू n अपॉन वॉल्यूम। तो ये मास अपॉन ये इक्वल टू नहीं, ये इंप्लाइज वाला है ना? तो ये जो टर्म होता है ये किस में रिप्लेस हो जाता है? ये टर्म डेंसिटी में होता है कि नहीं होता? और ये जो टर्म है यहाँ पे नंबर पर यूनिट वॉल्यूम है, ये किस में रिप्लेस हो जाएगा? स्मॉल n में रिप्लेस हो जाएगा। समझ गए? यस सर। अभी नहीं समझा? नहीं समझा कि समझ गया? समझ गया सर। अच्छे से? यस सर। हाँ, तो अगर मान लो एक एटम, ये किसकी डेंसिटी आ गई? कॉपर एटम की एटॉमिक डेंसिटी आ गई। तो जितनी कॉपर एटम की एटॉमिक डेंसिटी है वही फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी, ठीक है? हेलो, ठीक है या नहीं? यस सर। और अगर मान लो एक कॉपर एटम 2 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन देता, तो कहां पे आप 2 का मल्टीप्लाई कर देते? कौन सी जगह पे? 2 का मल्टीप्लाई कर देते ना भाई, 2 रो इंटू Na अपॉन m नॉट। तो ये एक फार्मूला निकल के आ गया फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ये फार्मूला निकल के आ गया, जिसमें क्या क्या चाहिए तुमको? मटेरियल की डेंसिटी चाहिए, एवोगैड्रो नंबर चाहिए, और मटेरियल का एटॉमिक मास चाहिए, बस। मैं अगर डायरेक्ट फार्मूला आप लोगों को बता देता तो आप लोग इसको कनेक्ट ही नहीं कर पाते कि कहां से आपने फार्मूला लिख दिया, इसलिए मुझे इतनी पंचायत करनी पड़ी। और आप लोगों को भी देर से इसलिए क्लिक आया कि भाई मोल कॉन्सेप्ट यूज हो गई यहाँ पे। तो यही है ना फिजिक्स, कि हर कहीं पे हर चीज आ जाती है ना? समझ गए? स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? डन सर। डन, ओके। तो अब हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए, अब मैं सीधे सीधे एक फार्मूला बना दिया अब यहाँ पे, पेज नंबर 6। अब इसको याद रखना भाई आप लोग इस फार्मूले को। दिस इज पेज नंबर 6। फार्मूले में क्या याद रखना? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी, ये n क्या है यहाँ पे? n इज x इंटू डेंसिटी इंटू एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो x क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय एटम, कंट्रीब्यूटेड बाय एटम। अगर एक फ्री इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा तो एक, अगर 2 कर रहा था 2, अगर 3 कर रहा तो 3। और जो बाकी टर्म है यहाँ पे इस फार्मूले पे,
बाकी टर्म अपनी यूजुअल मीनिंग पे। स्मॉल n क्या हो गया? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। रो का मतलब क्या है यहाँ पे? इट इज डेंसिटी ऑफ मटेरियल। और m नॉट क्या है यहाँ पे? इसका एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास नॉट एटॉमिक मास नंबर। अभी समझ गए फार्मूला? हेलो, समझ गए या नहीं? बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं? हाँ, यस सर। ठीक है। अभी स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? ले लिए क्या? हेलो, सर हाँ बोलो। सर एम नॉट जो है मॉलिक्यूलर मास, हम्म। सर उस यानी वायर 4-5 प्रकार के ही होते होंगे, तो 4-5 ही लर्न करने पड़ेंगे ना? नहीं, लर्न करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में गिवन रहता है। जैसे कॉपर के लिए अलग है, गोल्ड के लिए अलग है, सिल्वर के लिए अलग है, उनकी ये पैरामीटर गिवन रहेगा क्वेश्चन में। ये वाला आपको मेजर करने के लिए रहेगा, तो ये वाला रहेगा फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला। बाकी पैरामीटर तो गिवन रहेंगे ना, समझ गए? ओके सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? ले लिए क्या? यस सर। तो चलो, ये पैरामीटर से हम लोग ये कैलकुलेशन करके देखते हैं कि भाई फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी आ गई यहाँ पे। तो इसका सॉल्यूशन ये बन जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नंबर पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू x इंटू रो इंटू एवोगैड्रो नंबर अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पे भी एक और गलती करते, ध्यान देना। वन कॉपर एटम विल कंट्रीब्यूट वन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो x की जगह पे आ गया 1। डेंसिटी कितनी है? 63, सॉरी, व्हाट इज द डेंसिटी हियर? 9 into 10 to the power 3 kg per meter cube and Avogadro number 6.0 10 to the power 23 per mole। एक और मिस्टेक यहाँ पे होती है मॉलिक्यूलर मास लिखते टाइम। तो ये यूनिट में लिखा है या फिर 63.5 ग्राम पर मोल लिखा है, इसको केजी में कन्वर्ट करोगे तो इट इज 63.5 10 to the power -3 kg पर मोल, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर भी एक मिस्टेक होती बच्चों से, तो उस मिस्टेक को नहीं करना है। तो अभी देखो, पर मोल से ये पर मोल वाला टर्म कैंसिल हो गया, केजी से केजी वाला टर्म कैंसिल हो गया, और इसको जब आप लोग सिंप्लीफाई कर लोगे तो आंसर देखना कितना आएगा। ये 3 और 3 6, और ये 3 कितना हो गया? 29। तो 9 into 6 divided by 63.5 into 10 to the power 29 पर मीटर क्यूब। एंड लगभग मैं कैलकुलेटर का यूज कर लूं यहाँ पे, तो ये देख सकते हो बेटा कितना आ रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे। It is 54 divided by 63.5, 8.5. It is 8.5 into 10 to the power 28 per meter cube। मतलब समझ गए? समझ गए क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी कॉपर मटेरियल के लिए? तो अगर कॉपर का वायर है तो पर मीटर क्यूब में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस पे स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। ये तो कैलकुलेशन हो गया, थोड़ा और इमेजिनेशन करते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? हेलो, स्क्रीनशॉट जल्दी से। पेज नंबर 7 पे आते हैं हम लोग अभी। अब ये जो फिगर है ना, इसको ध्यान में रखो अभी, ये है ना, ये जो फिगर है इसको ध्यान में रखें अपन लोग। जैसे यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी आई हमारे पास में? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी आई है? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे। सो नाउ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ दिस कॉपर वायर इज 8.5 into 10 to the power 28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब।
और अगर इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 8.5 इंटू 10 टू द पावर 9 और कम हो जाएगा 19 इलेक्ट्रॉन पर मिलीमीटर क्यूब, पर मिलीमीटर क्यूब। मतलब आप ये समझ लो जैसे ये सॉकेट दिख रहा है चार्जर का, ये जो बारीक सी पिन दिख रही चार्जर की, ये वाली, ये 1 मिलीमीटर क्यूब है, ये है ना, लगभग लगभग होगा कि नहीं 1 मिलीमीटर क्यूब। ये जो पिन दिख रही है आपको, ये 1 मिलीमीटर क्यूब की है लगभग। अगर ये कॉपर वायर की होती, दिख रहा है कि नहीं, ये पिन छोटी सी है ना, हेलो, यस सर। अगर ये मान लो कॉपर की रहती तो इस कॉपर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इमेजिन कर लो 10 टू द पावर 19 के ऑर्डर पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, और वो सब रैंडम मोशन भी कर रहे हैं यहाँ पे इतनी सी जगह पे। लेकिन अब ये मत सोचना सर इतनी सी जगह और इतने सारे इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन का साइज भी तो बहुत छोटा है। तो आप इलेक्ट्रॉन को कैसे समझ लो, इलेक्ट्रॉन को समझ लो प्लैनेट्स हैं, और एटम को क्या समझ लो, सन है। तो सन अगर एक एटम है और हमारा पूरा जो सोलर सिस्टम है वो पूरा एक एटम बन गया, सन न्यूक्लियस बन गया, और जो प्लैनेट्स हैं वो क्या बन गए, वहां पे इलेक्ट्रॉन बन गए। तो कुछ इसी तरह से यहाँ पर भी है। सो दिस इज द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सोचो बेटा इतने से पोर्शन में कितने लार्ज अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर पे। क्लियर हो गया। और यही चीज अगर इंसुलेटर होता तो ये बहुत कम हो जाते, इसलिए जो इंसुलेटर होते हैं उनमें कंडक्शन प्रॉपर्टी बहुत कम होती है। क्लियर हो गया अभी कि नहीं, डाउट है कुछ, हेलो, समझ गए। अब यहाँ पे मान लो मैं क्वेश्चन बना देता हूं इस पे। सपोज यहाँ पे करंट कितने एम्पियर का फ्लो हो रहा है, सपोज दिस करंट इज ऑफ 2 एम्पियर, और यहाँ पर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये 10 टू द पावर -7 मीटर क्यूब का है। तो व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये वाला मान लो कॉपर मटेरियल, कॉपर का वायर ले लिया हमने, ये सपोज कॉपर का वायर ले लिया हमने, और इसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना है। तो व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, NeAVD। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी I अपॉन Ne into A, इट इज ऑफ 2 एम्पियर होल डिवाइडेड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है 8.5 10 टू द पावर 28। सारा डेटा ऐसा ही सिस्टम पे ले रहे हैं, 1.6 10 टू द पावर -19, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 टू द पावर -7। तो इसका ऑर्डर अगर हम लोग देखें तो 19 और 7 कितना हो गया 26, और ये 28 है, तो ऊपर जाएगा 10 टू द पावर -2 बचेगा अपॉन 8.5 इंटू 1.6 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं इसको भी कैलकुलेट कर देता हूं यहाँ पे ये वाले डेटा को, तो इट इज 2 डिवाइडेड बाय 8.5 इंटू 1.6 एंड देन ब्रैकेट क्लोज, लगभग आ गए 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकेंड, या 1.5 मिलीमीटर पर सेकेंड। यार कितनी छोटी स्पीड है, 1.5 मिलीमीटर पर सेकेंड, समझ गए, 1.5 मिलीमीटर पर सेकेंड। रैंडम स्पीड कितनी होती है यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, ये कंडक्टर है यहाँ पे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये जो रैंडम स्पीड होती इनकी, ये वाली जो रैंडम स्पीड है ये कितनी रहती है, ये रैंडम स्पीड कितनी है 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड की है ये रैंडम स्पीड, थर्मल स्पीड। लेकिन जो ड्रिफ्ट स्पीड है आगे बढ़ने की, ये कितनी है, इट इज नियरली 1.5 मिलीमीटर पर सेकेंड। 1.5 मिलीमीटर पर सेकेंड, मतलब समझ गए कैसे ये ड्रिफ्ट होते आगे की तरफ इधर पे, ये बहुत तेज है ये, लेकिन यहाँ पे ये धीरे धीरे इधर पे शिफ्ट होते हैं। तो मिलीमीटर पर सेकेंड और कहाँ पे मीटर पर सेकेंड। सो रैंडम स्पीड इज वेरी 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 हाई, बट जो ड्रिफ्ट स्पीड है जिसके कारण करंट फ्लो होता है वो बहुत स्मॉल है ना। तो अब एक चीज आपको सोचना है कि ड्रिफ्ट स्पीड जिसके कारण करंट बन रहा है वो तो बहुत स्मॉल है।
तो जैसे ही मैंने यहाँ पर ये स्विच में इसको लगाया चार्जर पे और इसको पावर चार्जर पे लिया, बटन चालू किया, तुरंत मोबाइल चार्ज होना चालू हो गया। ऐसा क्यों हो गया भाई? क्वेश्चन समझ गया मेरा? क्वेश्चन समझ गया कि नहीं? जिसके कारण करंट बन रहा है वो स्पीड बहुत कम है, मिलीमीटर पर सेकंड में। अगर ये 1 मीटर का केबल है मेरे पास, तो यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां तक आने में लगभग कितना टाइम लग जाएगा? 1000 सेकंड लग जाएंगे, मान लो। लगभग ना, मिलीमीटर पर सेकंड 1000, 1 मीटर, समझ गए कि नहीं? लगभग 1000 सेकंड, 1000 सेकंड लगभग 15-16 मिनट हो गए। तो यहां से इलेक्ट्रॉन चलेगा तो यहां तक पहुंचने में उसको 15-16 मिनट लगेंगे। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि हमने जैसे इसको लगाया, बटन चालू किए, मोबाइल चार्ज होना चालू हो गया? बताओ ना क्यों हो रहा है ऐसा? या आपने बटन ऑन किया और फैन चालू हो गया या लाइट चालू हो गया? क्यों होता है ऐसा? सर रैंडम मोशन की वजह से। नहीं, रैंडम मोशन के कारण यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ ही नहीं पाएगा कभी भी। सर पूरे वायर में इलेक्ट्रॉन इसलिए। हाँ, पूरे वायर में इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं, और जैसे ही स्विच ऑन करते हो, एक चीज लाइट की स्पीड से जनरेट होती है, एंड दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पूरे वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन है, और जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट की स्पीड से जनरेट हुई। तो ऐसा थोड़ी कि यहाँ पर का इलेक्ट्रॉन ही पहुंचेगा, तो यहाँ पर का जो है ना वो भी तो पहुंच जाएगा ना तुरंत, लाइट की स्पीड से फील्ड जनरेट होगी। तो फिर ये बाद वाला आएगा, इसको 16 मिनट लगेंगे, लेकिन उसके पहले तो यहाँ पर का पहुंच गया ना तुरंत। और ये प्रोसेस कैसे हो गई? वो जैसे आप मोटर चालू करते हो पानी की, तो पानी का फ्लो चालू हो जाता है। ऐसा थोड़ी कि जो नीचे वाला पानी वो पहले बाद में आएगा। वो तो एक प्रोसेस जो चालू हुई, तो वो कंटिन्यूअसली